हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊष्मा बजट। तो ऊष्मा बजट किसे कहते हैं? सबसे पहले ये देख लीजिए कि बजट किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जैसे कि बजट जो होता है वो आय और व्यय का जो भी लेखा जोखा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बजट। तो उसी तरह ऊष्मा बजट होता है कि ऊष्मा जो भी सौरिक ऊष्मा आ रही है, ठीक है, तो उसके आने और जाने के संपूर्ण विवरण को क्या कहते हैं? ऊष्मा बजट कहते हैं। ठीक है, तो जो भी सौरिक विकिरण आ रही है इसको हम अच्छे से कह सकते हैं सौरिक विकिरण या ऊष्मा विकिरण। इसका जो भी विवरण होता है, आने जाने का संपूर्ण विवरण कि वो आ रही किस तरह से, कहाँ पे कितना यूनिट खर्च हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा बजट कहते हैं। ठीक है, इसी ऊष्मा बजट की वजह से क्या होता है कि हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो लगभग सामान्य बना हुआ रहता है। ऊष्मा बजट के कारण क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी का तापमान लगभग सामान्य बना हुआ रहता है। पृथ्वी ना तो ऊष्मा को पूर्ण रूप से संग्रहित करती है और ना ही पूर्ण रूप से उत्सर्जित करती है। ठीक है, पूर्ण रूप से जो ऊष्मा है पृथ्वी पूर्ण रूप से इसका उत्सर्जन भी नहीं करती है और पूर्ण रूप से इसको संग्रहित भी नहीं करती है। अब देखिए, कुछ सौरिक विकिरण ऐसे होते हैं जो धरातल तक तो आते हैं लेकिन बिना अवशोषण के वापस लौट जाते हैं, उसे अल्बीडो कहते हैं। ठीक है, वैसे सौरिक विकिरण की वह मात्रा जो बिना अवशोषण के वापस लौट जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अल्बीडो। ठीक है, अब देखिए, सबसे ज़्यादा अल्बीडो जो होता है, सबसे अधिक अल्बीडो जो होता है वो सफ़ेद वस्तुओं का होता है। स्वच्छ बर्फ़ की जो टोपियाँ होती हैं, जो ताज़े बर्फ़ की जो टोपियाँ होती है उसका होता है। शुष्क बालू का अधिक अल्बीडो होता है। ठीक है, और आर्द्र बालू का अधिक अल्बीडो होता है। सबसे कम अल्बीडो होता है काली वस्तुओं का। ठीक है, काली वस्तुओं का सबसे कम अल्बीडो होता है, क्योंकि देखिए सफ़ेद वस्तुओं का अल्बीडो होने का मतलब ये हुआ कि जो सफ़ेद वस्तुएं हैं वो ज़्यादा रिफ्लेक्शन करती है और शोषण करने के बजाय, सौरिक विकिरणों का अवशोषण करने के बजाय वो उनका परावर्तन अधिक करती है। जबकि जो काली वस्तुएं होती है वो अधिक अवशोषण करती है जबकि परावर्तन कम करती है। ठीक है, तो अब देखिए, जो सौरिक विकिरण है उसे हम इस तरह से मान लेते हैं कि 100 यूनिट, हम उसे मानते हैं कि सौरिक विकिरण जो है वो 100 यूनिट धरातल तक आ रही है। तो वो 100 यूनिट किस प्रकार से आ रही है उसे हम देख लेते हैं। तो ये जो 100 यूनिट है इसको हम मान लिए कि सौरिक विकिरण जो है वो 100 यूनिट आई। तो अब 100 यूनिट में सबसे पहले तो हम 35 यूनिट को देखते हैं। तो जो 35 यूनिट है वो डायरेक्ट परावर्तित हो जाती है। ठीक है, ये धरातल तक आती भी नहीं है और ये परावर्तित हो जाती है, इनका परावर्तन हो जाता है। इनका परावर्तन कैसे होता है? तो 35 यूनिट में सबसे पहले 27 यूनिट जो होता है वो बादलों के द्वारा इनका परावर्तन हो जाता है। उसके बाद 6 यूनिट जो होता है इनका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन कैसे होता है कि वायुमंडल में क्या है कि कुछ कणिकीय पदार्थ पाए जाते हैं, धूलकण पाए जाते हैं, गैस के अणु पाए जाते हैं। तो जब सौरिक विकिरण इनसे टकराती है तो ये बिखर जाती है। बिखरने के बाद क्या होता है कि इनका प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो 2 यूनिट होती है, तो 2 यूनिट जो है वो 2 यूनिट बर्फ के द्वारा क्या होता है, ये परावर्तित हो जाती है। तो ये जो परावर्तन हुआ बिना अवशोषण के, ये जो परावर्तन हो रहा है यहाँ पे इस 35 यूनिट का, इसे हम क्या नाम देते हैं? अल्बीडो नाम देते हैं। ये क्या है? ये अल्बीडो है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये 35 यूनिट तो हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं 65 यूनिट को। ठीक है, इधर 35 हो गया, अब हम देख लेते हैं 65 यूनिट को कि 65 यूनिट किस प्रकार से होता है। तो 65 यूनिट में क्या होता है कि 14 यूनिट जो होता है वो बादलों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे वो धरातल के में आने लगती है तो क्या होता है कि 14 यूनिट जो होता है वो बादलों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब 14 के बाद बचा 51 यूनिट। तो 51 यूनिट में क्या होता है कि वो धरातल तक तो आती है और इसी 51 यूनिट से क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म होती है, हमारा जो धरातल है वो गर्म होता है इसी 51 यूनिट से।
इसका मतलब ये हुआ कि 100 यूनिट तो हमारी 100 यूनिट सौरिक विकिरण 100 यूनिट है, ठीक है। उसमें से धरातल तक कितना यूनिट आ रहा, तो मात्र 51 यानी कि 50% जो है वो धरातल तक पहुंच रहा है सौरिक विकिरण, जिसके कारण क्या हो रहा है, धरातल गर्म हो रही है। तो अब ये जो 51 यूनिट आई, अब इनका परावर्तन, अब ये लौटेंगी, ठीक है। तो इसमें 51 यूनिट में ये जो 14 यूनिट होता है, ये बिना कुछ किए मतलब धरातल तक आती है, टकराती है और बिना रुकावट के अंतरिक्ष में वापस लौटा दी जाती है। ये 14 यूनिट बिना किसी रुकावट के, बिना रुकावट के, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये जो 34 यूनिट है, ये फिर से वायुमंडल या बादलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है जब इनका परावर्तन होने लगता है धरातल में आने के पश्चात, ठीक है। तो अब देखिए 14 यूनिट तो पहले ही बादलों ने अवशोषित कर लिया था, उसके बाद 14 के बाद 34 यूनिट फिर से बादलों द्वारा अवशोषित कर लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि बादलों के द्वारा जो है वो पूरा का पूरा 48 यूनिट अवशोषित किया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो 34 यूनिट है, इसमें भी क्या होता है कि 19 यूनिट जो होता है वो वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकरण के द्वारा ये अवशोषित होती है। 9 यूनिट जो होता है, 9 यूनिट का संवहन के द्वारा होता है, और जो 6 यूनिट होती है ये विकिरण के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो 100 यूनिट ऊष्मा धरातल पर आई, पृथ्वी पर आई, तो वो 100 यूनिट पूरे का पूरा वापस कर दिया जाता है अंतरिक्ष को, ठीक है। तो ये किस प्रकार से वापस किया जाता है, तो पहले जो 35 यूनिट होता है जिसका परावर्तन होता है, ये धरातल तक पहुंच भी नहीं पाती है और इनका परावर्तन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये अल्बीडो हो गया, ठीक है। और उसमें 65 यूनिट बचा, तो 65 यूनिट का अब अवशोषण होता है। अवशोषण पहले तो आते ही 14 यूनिट जो है वो बादलों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब ये जो 51 यूनिट है, ये 51 यूनिट धरातल पर आएंगे और धरातल पर आने के बाद क्या होगा कि इससे जो है हमारी धरातल है वो हमारा धरातल गर्म होगा, धरातल गर्म होगा। अब इसमें धरातल गर्म होने के बाद जैसे सूरज ढलने लगता है, तो ये जो 51 यूनिट है ये वापस लौटाया जाएगा। जैसे जैसे शाम होने लगती है वैसे वैसे ये जो सौरिक विकिरण है ये वापस जाने लगती है, ठीक है। तो ये जो 14 यूनिट है ये बिना किसी रुकावट के डायरेक्ट क्या होता है, अंतरिक्ष में चली जाती है। अब क्या होता है कि 14 के बाद 34 जो बचा हमारे पास, ये 34 जो है लौटने के बाद ये फिर से बादलों के द्वारा या वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो 34 और 14 कितना हुआ, 48 यूनिट जो हुआ वो बादलों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। 34 पे 19 यूनिट जो होता है वो उसका वाष्पीकरण के द्वारा होता है, यानी कि गुप्त ऊष्मा के द्वारा उनका अवशोषण होता है। 9 यूनिट जो होता है उनका संवहन होता है, संवहन को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय विक्षोभ भी कहते हैं। और जो 6 यूनिट है उसका विकिरण हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो 100 यूनिट ऊष्मा आई, ये 100 यूनिट ऊष्मा वापस भी चली गई, ठीक है। तो अब देखिए ये जो 48 यूनिट बादलों के पास पहुंची, 48 यूनिट जो बादलों के पास है, तो अब इसी से क्या होता है कि अचानक इससे क्या होता है कि अचानक जो रात में टेम्परेचर घटने की जगह धीरे धीरे टेम्परेचर हमारा घटता है रात के समय, क्योंकि ये जो 48 यूनिट है ये बादल अपने पास अवशोषित करके रखती है और फिर इसे धीरे धीरे करके अंतरिक्ष में लौटा देती है। तो इसी कारण क्या होता है कि जो न्यूनतम तापमान है हमारी पृथ्वी का, वो सबसे सुबह में उसको मापा गया है लगभग 4 से 6 बजे के बीच में। तो इस प्रकार क्या होता है, और ये जो 48 यूनिट है यही ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार भी है, यही 48 यूनिट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम फिर से 35 यूनिट जो है ये अल्बीडो हो जाता है इनका, यानी कि बिना अवशोषण के ये वापस लौट जाती है। 48 यूनिट जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या है, इनका रोल प्ले होता है, ये बहुत ज़्यादा ये जिम्मेदार होती है 48 यूनिट। 17 यूनिट जो होता है अवशोषण के बाद कहते हैं सीधे लौट जाती है। अब हम देख लेते हैं कि प्रतिलोम विकिरण क्या होता है। तो प्रतिलोम विकिरण जो है वो पार्थिव ऊष्मा या पार्थिव ऊर्जा के वायुमंडल से
धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम विकिरण कहते हैं। और ये जो प्रतिलोम विकिरण है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के द्वारा संपादित होती है। और ये जो प्रतिलोम विकिरण है धरातलीय सतह एवं निचले वायुमंडल की गर्माहट इससे बनी रहती है, ठीक है। और यही जो है इसी को हम क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हम इसी को कहते हैं। इसी प्रतिलोम विकिरण को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो देखिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ऊष्मा बजट जो होता है वो कार्य करता है। तो ऊष्मा बजट क्या है कि पृथ्वी में आने वाली जो भी सौरिक विकिरण है तो उसका जो आने और जाने का संपूर्ण विवरण जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा बजट कहते हैं, ठीक है। ऊष्मा बजट जो है अब देखिए सौरिक विकिरण जो है इसे हम मान लेते हैं कि सूर्य से जो है वो 100 यूनिट ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो 100 यूनिट ऊष्मा में अब इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ कहाँ कितना यूनिट यूज़ हो रहा, खर्च हो रहा, इस यूनिट को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें 35 यूनिट जो है वो डायरेक्ट परावर्तित हो जाती है, बिना अवशोषण के ऊपर से ही इनका परावर्तन हो जाता है, जिसमें 27 यूनिट जो है वो बादलों के द्वारा इनका परावर्तन हो जाता है, 6 यूनिट का प्रकीर्णन हो जाता है, 2 यूनिट जो होता है वो बर्फ के द्वारा इनका परावर्तन होता है। उसके बाद 65 यूनिट में 14 जो है वो बादलों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, 51 धरातल में आती है और इसी 51 यूनिट की वजह से हमारा जो धरातल है वो गर्म होता है। अब जब ये गर्म हुआ तो जब सूरज ढलने लगता है तो ये जो सौरिक विकिरण है ये वापस लौटती है, ठीक है। अब जब ये वापस लौटती है तो लौटने के टाइम क्या होता है, 14 यूनिट जो होता है वो बिना किसी रुकावट के डायरेक्ट अंतरिक्ष में लौट जाती है। अब लौटने के टाइम पे जो 34 यूनिट बचता है हमारे पास, ये जो 34 यूनिट बचता है ये वायुमंडल या बादलों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये किस प्रकार अवशोषित किया जाता है, तो 19 यूनिट जो है वो वाष्पीकरण के द्वारा अवशोषण इसका होता है, वाष्पीकरण के द्वारा गुप्त ऊष्मा के, ठीक है। 9 यूनिट जो होता है वो संवहन के द्वारा होता है, संवहन जो होता है वो ऊष्मा के स्थानांतरण का ही एक माध्यम है। और 6 यूनिट जो होता है इनका विकिरण हो जाता है, ठीक है। तो और जो 48 यूनिट जो बादलों के पास है, इसी वजह से क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है रात के समय अचानक से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो घटता नहीं है, इसी 48 यूनिट के कारण। अब देखिए इसी 48 यूनिट में क्या हुआ है, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। तो ये जो 48 यूनिट है ये इनका लौटाने का जो टाइमिंग है यही अब बढ़ गया है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं आजकल क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और देखिए अगर ये 48 यूनिट बादलों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता तो क्या होता कि दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता, ठीक है। मानते हैं जैसे कि दिन का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहता तो रात का जो टेम्परेचर रहता वो -12 डिग्री सेल्सियस रहता, इतना ज़्यादा अंतर हो जाता दिन और रात के टेम्परेचर में। लेकिन ये जो 48 यूनिट ऊष्मा जो है वो बादलों के पास रहती है, तो ये बादल जो है वो धीरे धीरे करके अंतरिक्ष में लौटाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होता है। और न्यूनतम टेम्परेचर जो है हमारी पृथ्वी का वो सुबह के 4 से 6 बजे के बीच में मापा गया है, ठीक है। तो यही था हमारा ऊष्मा बजट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत हार्ड टॉपिक नहीं था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर।